जी नाम से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं वी और ई। वी कहते हैं वर्टाइसेस को, ई कहते हैं एजेस को। एजेस क्या होता है? दो वर्टाइसेस या एक दो से ज्यादा वर्टाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर भोपाल का एग्जाम्पल ले तो आपका कॉलेज एक वर्टाइसेस होगा, पिपलानी एक दूसरा वर्टाइसेस होगा, एमपी नगर एक तीसरा वर्टाइसेस होगा। एजेस क्या होंगे? भोपाल आपके कॉलेज से पिपलानी को कनेक्ट करने का जो है, प्लस आपके कॉलेज से एमपी नगर को जो कनेक्ट कर रहा है वो, ये एजेस कहलाएंगे। आप अगर डायग्राम से समझने की कोशिश करो तो मेरे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखो तो टोटल 5 वर्टाइसेस दिए हुए हैं। मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला वर्टाइसेस V1, फिर V2, V3, V4 और V5। ये वर्टाइसेस हैं जिनको नोड भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो आपको दिख रहा है ये E4, E5, E6, E2, E1, ये सारे जो हैं वो एजेस कहलाते हैं। ये एज अगर E3 का एग्जांपल लें तो E3 एज क्या कर रहा है? V1 को V2 से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली E4 क्या कर रहा है? V1 को V3 से कनेक्ट कर रहा है। ये सारे एजेस कहलाएंगे। ये एज है और ये वाला पर्टिकुलरली एक नोड है जिसको हम V1 वर्टाइसेस बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें हमें दो बातें और देखनी होगी कि एजेस जो है उनके टाइप्स होते हैं। एक तो सिंपल एज होगा, जैसे यहाँ पे E3 एक सिंपल एज है, E6 एक सिंपल एज है, E7 एक सिंपल एज है, जो दो वर्टाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे डायग्राम में कुछ और भी एजेस हैं। जैसे हमारे डायग्राम में एक एज है E5 और एक और एज है E1 नाम से। ये E5 को अगर आप ध्यान से देखो तो इस E5 की क्या प्रॉपर्टी है? वो भी V1 को V3 से कनेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ E4 भी V1 को V3 से कनेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के एजेस जो दो वर्टाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, उन एजेस को कहते हैं पैरेलल एजेस। आप अगर प्रैक्टिकली देखा सोचो, रियल लाइफ से सोचो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपके कॉलेज से पिपलानी जाने के लिए दो अलग अलग रास्ते हैं। ये एक रास्ता है E4, दूसरा रास्ता है E5। ठीक है। सेम वर्टाइसेस के लिए अगर एक से ज्यादा एजेस होंगे तो वो पैरेलल एजेस कहलाए। अगर E1 की बात करो तो E1 को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसका ओरिजिन भी V2 से हुआ है और ये फिर से घूम के वापस V2 पे ही आ गया। यानी इसका सोर्स भी V2 था और इसका डेस्टिनेशन भी V2 है। इस तरह के एजेस को हम कहते हैं सेल्फ लूप। ठीक है। सेल्फ लूप का मतलब कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी और डेस्टिनेशन पॉइंट दोनों पॉइंट सेम होगा। ठीक है। तो हमने अभी दो चीजें देखी, पैरेलल एजेस और लूप। सेल्फ लूप, पैरेलल एजेस मतलब वैसे सारे एजेस जो किसी दो वर्टाइसेस के बीच में हो और वहां एक वर्टाइसेस से दूसरे वर्टाइसेस जाने के लिए अगर एक से ज्यादा एजेस होंगे, जैसे E4 और E5, तो इस तरह के एजेस को कहते हैं पैरेलल एज। सिमिलरली एक हमने देखा लूप के बारे में, सेल्फ लूप भी बोलते हैं इसको। उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो सेम वर्टाइसेस होता है। ठीक है। अब देखो हम लोग कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको डिफाइन करने के लिए एग्जाम में आ भी सकता है। अभी हमने ग्राफ का डेफिनेशन देखा, उसमें क्या था? एक वर्टाइसेस और एक एजेस होता है। आपसे पूछा जा सकता है ये बताओ सिंपल ग्राफ क्या होता है? तो वैसे सारे ग्राफ जिनमें ना तो कोई सेल्फ लूप हो और ना ही कोई पैरेलल एज हो, तो वो सारे ग्राफ कहलाएंगे आपके सिंपल ग्राफ। यानी कि अभी जो हमने ग्राफ देखा है वो ग्राफ जो है वो सिंपल ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक पैरेलल एज है और यहाँ पे एक सेल्फ लूप है। अगर मैं इनको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा देता हूँ इन दोनों को, तब जाकर के ये ग्राफ एक सिंपल ग्राफ बन जाएगा। सिंपल ग्राफ में कोई सा भी सेल्फ लूप या पैरेलल एज नहीं होना चाहिए। दूसरा जो कॉमन टर्म है जो पूछा जाता है वो होता है कि कनेक्टेड ग्राफ किसको कहते हैं? कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये हुआ कि आपके ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस हैं, जितने भी नोड हैं, उन सब में एक कोई ना कोई एक पाथ होना चाहिए। आप लोगों ने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में पाथ पढ़ा भी होगा। पाथ क्या होता है? एक वर्टाइसेस से दूसरे वर्टाइसेस के बीच में आने वाले सारे एजेस को हम पाथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उसी डायग्राम से देखें, अगर इस डायग्राम में अगर आप देखो
V1 और V4 के बीच में पाथ अगर मुझे ढूंढना हो तो क्या क्या हो सकता है? एक पाथ हो सकता है E5, मुझे एजेस ढूंढने पड़ेंगे, E5 और E6। तो E5 और E6 मिलके एक पाथ बन जाएगा। सिमिलरली दूसरा पाथ क्या हो सकता है? E4 और E6, ये दूसरा पाथ है। तीसरा पाथ क्या हो सकता है? E3 और E2, है ना? एक और पाथ भी हो सकता है E3, फिर E1 और देन E2, है ना? तो ये सारे पाथ होंगे। हम जो कनेक्टेड ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे, कनेक्टेड ग्राफ का मतलब ये हुआ कि आपके ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस हैं, कोई ना कोई एक पाथ होना चाहिए जिसकी वजह से आप वहां एक नोड से दूसरे नोड पे पहुंच सको। जैसे मान लो इस ग्राफ में मैंने एक यहाँ पे वर्टाइसेस बना दिया, मान लो 7 नाम से, मैंने एक V7 नाम से वर्टाइसेस बना दिया। तो अब देखो, आप बाकी सारे ग्राफ में तो हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसकी वजह से हम V7 तक पहुंच पाए। तो ये वाला ग्राफ जो है कनेक्टेड नहीं कहलाएगा, यानी ये कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जो डायग्राम में दिख रहा है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये ग्राफ एक कनेक्टेड ग्राफ है। क्यों? क्योंकि हम एक वर्टाइसेस से दूसरे वर्टाइसेस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक टर्म आता है वो होता है कंप्लीट। अक्सर बच्चे कनेक्टेड ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। कनेक्टेड का मतलब हुआ कि हमें सिंपल एक पाथ देना है। वो पाथ एक नोड का, एक एज का भी हो सकता है, एक से ज्यादा एज का भी हो सकता है। ठीक है। कंप्लीट ग्राफ का क्या मतलब हुआ, इसको आप पढ़ो, इसकी डेफिनेशन। तो इसमें लिखा है, एक ग्राफ G इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी नोड इज एडजेसेंट टू एवरी अदर नोड। इसको ध्यान से सुनना। एवरी नोड इज एडजेसेंट टू एवरी अदर नोड। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया एडजेसेंट। हिंदी में हम लोग एडजेसेंट का मतलब जानते हैं कि इसका मतलब होता है एक दूसरे के आसपास, है ना? ग्राफ में एडजेसेंट का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास वर्टाइसेस V1 है, दूसरा वर्टाइसेस V2 है, एक और वर्टाइसेस V3 है, मान लो एक V4 भी मान लो, ये चार वर्टाइसेस हैं। मुझे अगर एडजेसेंट निकालना हो तो एडजेसेंट में तभी निकल पाऊंगा जब एक नोड से दूसरे नोड के बीच में डायरेक्ट एज होगा। जैसे अगर मेरे पास एक एज है तो मैं कहूंगा V1 का एडजेसेंट है V2। सिमिलरली अगर मेरे V1 से V4 के पास भी एक एज है तो मैं कहूंगा V1 का एडजेसेंट है V4। और अगर V1 से एडजेसेंट निकालना है V3 के लिए तो मुझे V3 को भी डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा V1 से। यानी अब मैं कह सकता हूं कि V1 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं? V2, V3 और V4 तीनों। लेकिन यही बात अगर मैं V2 के लिए सोचूं तो V2 का एडजेसेंट सिर्फ V1 है, V2 का एडजेसेंट V3 नहीं है। हालांकि V2 से V3 तक आप पाथ देख सकते हो, एक एज ये रहा, दूसरा एज ये रहा, लेकिन मैं ये कनेक्टेड नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पाथ नहीं है। हमें कनेक्ट कंप्लीट ग्राफ में डायरेक्ट पाथ ढूंढना होता है। हर वर्टाइसेस से दूसरे सभी वर्टाइसेस के पास एक डायरेक्ट एज होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इन चार नोड को कंप्लीट करना चाहूँ, कंप्लीट ग्राफ बनाना चाहूँ, एक नोड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये और चौथा ये, अगर मुझे कंप्लीट बनाना है तो मुझे डायरेक्ट पाथ देना पड़ेगा। ये इससे कनेक्ट कर दो, ये इससे कनेक्ट कर दो, ये इससे कनेक्ट कर दो। तो V1 एडजेसेंट हो गया बाकी तीनों से। V2 के लिए देखो तो V2 V1 से एडजेसेंट तो है ही क्योंकि डायरेक्ट पाथ है। V2 को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा और V2 को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। V3 के लिए देखो तो V3 V1 से तो है, V2 से भी है, लेकिन V4 से नहीं है, तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दो। और V4 को देखो तो अब जाकर के ये तीनों से कनेक्टेड हो गया। तो अब जाकर के ये ग्राफ जो है वो कंप्लीट ग्राफ बना है। कंप्लीट ग्राफ में आपको एक नोड से स्टार्ट करना है और उस नोड से बाकी सभी नोड के तरफ पाथ देना होगा। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर बाकी सभी नोड की तरफ आपको पाथ देना होगा। अगर ये नहीं है, एक भी एज गायब है, तो आप उसको कंप्लीट नहीं कह सकते। ठीक है। अब उसके अलावा कुछ थ्योरम्स हैं। जैसे आप लोगों ने मैथ्स में थ्योरम पढ़ा होगा, वैसे ही एक थ्योरम होता है। ये थ्योरम का डेरिवेशन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थ्योरम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा होगा। इसमें है क्या? अ कंप्लीट ग्राफ विथ n नोड्स will have n multiply n minus 1 divided by 2 edges
अब ये यहाँ से निकला। अभी हम लोगों ने देखा था, कंप्लीट ग्राफ की बात हो रही है। थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ है जिसमें n नोड्स है या n वर्टाइसेस हैं, तो उसमें टोटल एजेस जो होंगे वो कितने होंगे, इतने होंगे। हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं एक बार। अभी जो एग्जांपल देखा था उसी के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4, यहाँ n की वैल्यू हो गई 4। अगर मुझे इसे कंप्लीट बनाना है तो कितने एज चाहिए, एक इससे कनेक्ट करेगा, दूसरा और तीसरा। सिमिलरली इसके लिए मुझे इनको कनेक्ट करना होगा, फिर इसको कनेक्ट करना होगा। ये वाला इससे कनेक्टेड तो है ही, इसे देखें तो ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्ट कर लो। टोटल एजेस देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना होगा, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6। यानी ये जो थ्योरम है वो सही थ्योरम है। ठीक है, यानी अगर आपके पास 4 एज का एक ग्राफ है, 4 वर्टाइसेस का एक ग्राफ है, और उसको आपको कंप्लीट ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो आपको कम से कम 6 एजेस लगेंगे। ठीक है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उस वो है ट्री का डेफिनेशन। ट्री क्या होता है, अ कनेक्टेड ग्राफ, ध्यान देना यहाँ कनेक्टेड ग्राफ लिखा है, अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी साइकिल इज कॉल्ड अ ट्री। अब यहाँ हम ट्री पहले समझे, उससे पहले हमें साइकिल समझना होगा। साइकिल क्या है, जैसे हमारे पास एक ग्राफ था जो अभी हमने बनाया, इसको इससे कनेक्टेड, इसको इससे कनेक्टेड, इसको इससे कनेक्टेड और इसको इससे कनेक्टेड मान लो कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये एक ग्राफ है। ओके, ग्राफ हम इसको कह सकते हैं। ग्राफ की डेफिनेशन में से वर्टाइसेस और एजेस होने चाहिए। 4 वर्टाइसेस हैं और 4 ही एजेस भी है। ठीक है, तो ये ग्राफ तो होगा, लेकिन क्या हम इस ग्राफ को ट्री कह सकते हैं, नहीं, ये ट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्लोज्ड है। आप देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो घूम के वापस आप यहाँ आ सकते हो, तो हम इसको ट्री नहीं कह सकते। अगर मुझे इसे ट्री बनाना है तो मैं क्या करूंगा, कम से कम एक जगह से लिंक हटाना पड़ेगा। तो अब ये जाकर ट्री बन गया। वही डेफिनेशन में आपसे कहा है कि ये कनेक्टेड ग्राफ टी विदाउट एनी साइकिल। अभी इससे पहले यहाँ पे साइकिल बन रहा था, लेकिन हमें ट्री बनाने के लिए साइकिल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो हम उस ग्राफ को ट्री कह सकते हैं। ट्री के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता इन 3-4 डेफिनेशंस में आपको कोई दिक्कत आई होगी। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है वो है डायरेक्टेड ग्राफ। अभी हम लोगों ने जितने भी डायग्राम बनाए उसमें कोई सा भी डायरेक्शन नहीं था। जैसे हमने अभी कनेक्ट किया था V1 को V2 से, इस तरह से सिंपल एक लाइन से, है ना, V1 और V2 से। और एडजेसेंट बताने के लिए मैंने ये भी कहा था कि V1 का एडजेसेंट है V2, सिमिलरली V2 का एडजेसेंट है V1। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इस एज में कोई डायरेक्शन नहीं है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये रास्ता भोपाल से रेलवे स्टेशन के लिए है, टू एंड फ्रो दोनों है, लेकिन अगर मैंने इसमें एक डायरेक्शन दे दिया तो इसका मतलब ये सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होके इस साइड जाएगा, बल्कि रिटर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैसे सारे ग्राफ जिसमें एजेस में डायरेक्शन हो, उन ग्राफ को हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। आप इसके डेफिनेशन में देख सकते हो। डायरेक्टेड ग्राफ का दूसरा नाम है डाइग्राफ भी बोलते हैं उसको। अ डायरेक्टेड ग्राफ जी इज द ग्राफ इन विच ईच एज, ये एज है, इज असाइंड अ डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कोई सा भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके ग्राफ के एज में डायरेक्शन दिया हुआ है तो वो ग्राफ कहलाएगा डायरेक्टेड। तो जाहिर सी बात है जो अभी हमने पढ़ा, ये सारे ग्राफ अनडायरेक्टेड है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। यानी कि ये एज जो था वो V1 को V2 से कनेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ V2 को V3 से भी कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैंने इसमें एक डायरेक्शन दे दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये एज V1 को V2 से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन V2 को V1 से कनेक्ट नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन V2 की तरफ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तो था डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन। अब जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है कि हम एक ग्राफ को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोगों ने स्टैक के लिए देखा था, क्यूब के लिए देखा था कि एरे रिप्रेजेंटेशन होता है, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। उसी तरह से अगर मुझे एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है
तो मैं उस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे भी हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। पहला मेथड है जिसको लीनियर मेथड भी बोलते हैं, और उसका जो प्योर नाम है आप कह सकते हो वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी और ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, तो मैट्रिक्स क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा और उस मैट्रिक्स के बेसिस पे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। जो दूसरा मेथड होगा आगे चल के हम वो देखेंगे, उसका नाम है लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी हम एक ग्राफ को मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ लिंक्ड लिस्ट की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो हम लोग पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लें। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में बताने से पहले मैं फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूंगा आपको, एडजेसेंट क्या होता है। एडजेसेंट के बारे में अभी हमने बताया कि अगर एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस के बीच में कोई एज है तो हम उस एज को कहेंगे कि वो दोनों उन दोनों वर्टाइसिस के बीच में कनेक्शन आ गया, यानी कि पहला वर्टाइसिस दूसरे वर्टाइसिस का एडजेसेंट है। अब अगर यहाँ पे डायरेक्शन होगा उस एज में तो फिर हमें उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। फिर से रिवाइज कर दूं, V1 और V2 ये दो वर्टाइसेस हैं। अगर यहाँ पे एक एज है तो मैं कहूंगा कि V1 का एडजेसेंट वर्टाइसिस कौन सा है? V2। सिमिलरली V2 का एडजेसेंट वर्टाइसिस कौन है? V1। लेकिन अगर यहाँ डायरेक्शन आ गया तो मैं कहूंगा कि V1 का एडजेसेंट वर्टाइसिस है V2, लेकिन V2 का एडजेसेंट वर्टाइसिस V1 नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन V2 की तरफ है। ठीक है, चलो अब हमें रिप्रेजेंटेशन देना था। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बेसिस पे, यानी हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लो पहले। सपोज G इज अ सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान देना, दो वर्ड आए हैं हमारे पास। एक तो सिंपल, यानी उसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं होगा, है ना? सेल्फ लूप हमें नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी पैरेलल एज भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई है तो ग्राफ, अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें सेल्फ लूप भी नहीं है और पैरेलल एज भी नहीं है तो हम कहेंगे कि वो एक सिंपल ग्राफ है। तो हम रिप्रेजेंटेशन जब कर रहे हैं तो हम सिंपल ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन करें, साथ ही साथ उसमें डायरेक्शन भी ले लिया हमने। ठीक है, आगे देखते हैं। अ ग्राफ G is a suppose G is a simple graph directed graph with m nodes, यानी टोटल वर्टाइसेस कितने होंगे? V1 की संख्या कितनी होगी? m। ठीक है, एंड सपोज द नोड ऑफ G हैव बीन ऑर्डर्ड एंड आर कॉल्ड V1 V2 V अप टू Vm, यानी जितने भी वर्टाइसेस हैं उनके नाम क्या है? V1 V2 अप टू Vm। ठीक है, आगे देखो। देन दी एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो आपको याद होगा मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसका नाम देते हैं। दो चीजें होती हैं उसमें, आई और जे का पेयर बनता है ना, रो और कॉलम का। तो वही रिप्रेजेंटेशन हमने किया है। ए आई जे इज इक्वल टू स्मॉल ए आई। अब ये स्मॉल ए आई जे की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं आगे। ऑफ द ग्राफ जी m क्रॉस m मैट्रिक्स डिफाइंड एज फॉलोज। अब ए आई जे की वैल्यू कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले के बेसिस पे। क्या कहता है ये? ए आई जे की वैल्यू दो ही हो सकती है, या तो 1 या तो 0। 1 कब होगी? जब वी आई इज एडजेसेंट टू वी जे। इसको सिंपल फॉर्म में कहो तो अगर दो वर्टाइसेस था वी आई और वी जे और इनके बीच में एक एज है और डायरेक्टेड एज है तो हम कहेंगे कि वी आई का एडजेसेंट नोड कौन सा है? वी जे। और अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो हम वहां पे वैल्यू देंगे 1, और अगर ये कंडीशन नहीं बनता तो हम उसकी वैल्यू देंगे 0। मैं समझ रहा हूँ आपको दिक्कत आ रही होगी समझने में। हम इसको एक डायग्राम की मदद से ले लेते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है और सिंपल ग्राफ है। क्या ये सिंपल ग्राफ है? कोई बता सकता है? यहाँ पे देखो तो इन दोनों के बीच में
Z और W के बीच में ये दो एज वर्टाइसेस हैं, पहला वर्टाइसेस दूसरा वर्टाइसेस, लेकिन यहाँ पे एज जो है वो दो है। क्या ये सिंपल ग्राफ है? पहला सवाल। हाँ, ये सिंपल ग्राफ है। ये पैरेलल एज नहीं है, कंफ्यूज मत होना। कैसे बता रहा हूं मैं? क्योंकि देखो डायरेक्शन, ये जो एज है वो W को Z से कनेक्ट कर रहा है, और ये वाला जो एज है वो Z को W से कनेक्ट कर रहा है। तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सेल्फ लूप भी नहीं है। आप ये मत कह देना कि सर ये तो एक लूप बन गया, W से स्टार्ट करो Z तक जाओ, Z से स्टार्ट करो W तक जाओ। सेल्फ लूप का डेफिनेशन क्या था? सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग पॉइंट है, यानी कि ना तो इस ग्राफ में कोई पैरेलल एज है और ना ही इस ग्राफ में कोई सेल्फ लूप है। पैरेलल एज अगर होता तो कैसा बनता? मान लो एक एज ऐसा कनेक्ट कर देते और उसमें भी यही वाला डायरेक्शन दे देते, तो ये दोनों पैरेलल एज हो जाता। या फिर एक एज ऐसा होता और उसमें ये वाला डायरेक्शन होता, तो ये वाला और ये वाला एक पैरेलल एज हो जाता है। लेकिन ऐसा है, इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि ये एक सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ कह सकते हैं। चलो, हमें इसके एडजेसेंट नोड्स निकालने हैं। मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो हम सीधे उस पे ही आ जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। चलिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे मैट्रिक्सेस निकाल रहा हूँ। ये नोड क्या है? V1, V2, V3, V4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मुझे लिखना होगा V1, V2, V3 और ये वाला V4 है। सर एक बार पैरेलल की कंडीशन फिर से बता दीजिए। पैरेलल एजेस, देखो ये एक नोड ये है, दूसरा नोड ये है। ठीक है, मैं पहले सिंपल ग्राफ के लिए बताता हूँ जिसमें डायरेक्शन नहीं है, फिर एक डायरेक्टेड वाला बता दूंगा। ये V1 था और ये V2 था। यहाँ से एक एज निकला, वो इसको कनेक्ट कर दिया। एक और एज निकला और वो भी इन दोनों के बीच में ही है। तो मैं कहूंगा कि ये एज और ये एज आपस में पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एज V1 को V2 से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर V2 को V1 से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं है। तो ये हो गया पैरेलल एज। डायरेक्शन वाले ग्राफ में देखो तो ये V1 है और ये V2 है। एक एज यहाँ से निकला ऐसे, और इसका डायरेक्शन ये था। दूसरा एज निकला और उसके भी डायरेक्शन ये था। दोनों का डायरेक्शन सेम। V1 का एडजेसेंट नोड निकालोगे तो इस वाले एज के कारण भी V2 आएगा और इस नीचे वाले एज के कारण भी V2 आएगा, तो ये पैरेलल एज कहलाएगा। दूसरा डायग्राम देखो, एक एज ये वाला है, दूसरा एज ये वाला है, दोनों का डायरेक्शन ऐसा। मैं यहाँ पे कहूँ अगर कि V1 का एडजेसेंट V2 है तो वो गलत कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी V2 का एडजेसेंट V1 है लेकिन V1 का एडजेसेंट V2 नहीं है। लेकिन ये दोनों एज पैरेलल एज कहलाएंगे। लेकिन अगर मैंने एक डायग्राम बनाया है V1 और V2 और उसमें इस तरह का कुछ है, एक एज इनको ऐसे कनेक्ट कर रहा है और दूसरा एज इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा है, तो ये पैरेलल एज नहीं है। क्यों? क्योंकि V1 का एडजेसेंट है V2 इस वाले की वजह से, और V2 का एडजेसेंट है V1 इस वाले की वजह से, दोनों अलग अलग है। तो ये पैरेलल एज नहीं है, जबकि ये वाले पैरेलल एज है। हमें इनको यूज नहीं करना है। ठीक है, यस सर। चलो वापस आ जाते हैं हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालने में। ये है V1, ये है V2, V3, V4। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये V1, V2, V3 और ये नीचे वाला V4। नीचे क्या है मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में। अब देखो, क्या V1 से V1 के लिए कोई पाथ है? ये रहा V1। क्या V1 से V1 के लिए कोई पाथ है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें सेल्फ लूप रखना ही नहीं था। V1 से V1 का मतलब क्या? ओरिजिनल भी V1 किया और डेस्टिनेशन भी V1 ही है, तो हमें करना ही नहीं है। तो एल्गोरिदम आपसे ये कहता है हमें 1 तभी लिखना है जब कोई एडजेसेंट नोड मिले, है ना? Vi को Vj से कनेक्ट करता हुआ कोई एज मिले तभी 1 लिखना है, बाकी हर केस में 0 लिखना है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा?
जीरो। V1 से V1 के लिए कुछ भी नहीं है, तो बाकी सब में भी जीरो जीरो कर दो। V2 को V2 से भी मिलेगा जीरो, V3 को V3 से भी मिलेगा जीरो, और V4 को V4 से भी मिलेगा जीरो। आगे देखें, क्या V1 से V2 के लिए कोई डायरेक्शन है? नहीं है। आप ध्यान से देखो, V1 के V2 की तरफ कुछ भी नहीं है, तो मुझे V1 से V2 के लिए भी जीरो लिखना पड़ेगा। V1 से V3 के लिए कुछ है क्या? V1 से V3 के लिए भी नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में था, तो हमें V1 से V3 भी जीरो लिखना पड़ा। V1 से V4 के लिए है, हाँ, एक एज है डायरेक्शन इस तरह से, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1। इसलिए लिखा V1 को V4 से कनेक्ट करोगे तो 1 आएगा। बाकी का भी आप वैसे ही कर सकते हो। V2 से V1, V2 से V1, V2 से V1 है पाथ, तो हमें 1 लिखना पड़ा। इसको थोड़ा सा जूम हटा दूं ताकि एक ही बार में दिख जाए। हाँ, ठीक है। अब देखो, ये V2 से V1 के लिए कुछ भी, V2 से V1 था, पाथ है। V2 से V2 के लिए तो जीरो लिखना ही पड़ेगा। V2 से V3, V2 से V3 पाथ है इसलिए 1 लिखा है। V2 से V4 पाथ है इसलिए 1 लिखा है। सिमिलरली V3 से देखो, V3 से V1 पाथ है इसलिए 1 लिखा है। V3 से V2 नहीं है तो जीरो लिखा। V3 से V3 तो जीरो होगा ही, सेल्फ लूप की बात है। V3 से V4 नीचे वाले एज के वजह से पाथ बन गया, यानी कि ये है। सिमिलरली V4 के लिए देखो, V4 से V1 नहीं है तो जीरो, V4 से V2 नहीं है, जीरो, V4 से V3 ये वाला एज है इसलिए 1 आया, और V4 से V4 के लिए जीरो होगा। तो हमें ये वाला एक मैट्रिक्स मिला। आप इस मैट्रिक्स को अगर दिक्कत आ रही होगी तो खुद से ही बना के देख सकते हो। हमें बस ये देखना है कि एक उस एज से दूसरे वाले एज के पास डायरेक्शन में एरो जा रहे हैं या नहीं। ये V1 है, V2 है, V3 V4, V1 V2 V3 V4। हमें इस तरह से देखना है, V1 से V1, V1 से V2, V1 से V3, V1 से V4, और सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, तो ये जो हमें मिला, ये है हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इसको वापस से जूम इसका बढ़ा देता हूँ। तो ये हमें मिला एडजेसेंसी मैट्रिक्स, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इस ग्राफ को मैं अगर सेव करना चाहूँ तो इस मैट्रिक्स के फॉर्म में सेव कर सकता हूँ। यानी अगर मैं इसका रिवर्स लेकर जाऊं तो इस मैट्रिक्स को देखा जाए, और अगर मैं कह दूंगा कि ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है किसी ग्राफ का, तो आप इस मैट्रिक्स की मदद से ये वाला ग्राफ वापस बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वन जो है वो काउंट करो, कितने वन आ रहे हैं इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, और इस वाले डायग्राम में आप टोटल एजेस काउंट करो कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आपके वन जितनी बार आएगा उतने एजेस आपके ग्राफ में थे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि बेटा ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, आप मुझे बताओ कि इस मैट्रिक्स के बेसिस पे जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में टोटल एजेस कितने हैं, तो आपको इससे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, बस इसको काउंट कर लो जहां जहां वन है। जितने नंबर ऑफ वन होंगे उतने एजेस उस ग्राफ में रहे होंगे। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आगे चल के गेट टाइप के एग्जाम दोगे वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे मैथमेटिक्स का कुछ फॉर्मूला। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, तो आपने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी है। इसको जरा मल्टीप्लाई करके दिखाओ। यानी मैं चाहता हूं A2 निकालो, है ना।
A2 मतलब उस मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली आगे चल के आप A3 भी निकालोगे, यानी A2 को मल्टीप्लाई करना है A1 से। टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली आपको यहीं से बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये नोट देखो क्या लिखा है। लेट ए बी एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ जी। ठीक है, ये ए तो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया ही था यहाँ पे, है ना, ये वाला मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट कर ही लिया। आगे लिखता है देन ए के आई जे द आई जे एंट्री इन द मैट्रिक्स ए टू द पावर के gives the number of path of length k from vi to vj। इसको एक बार पढ़ो अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है ये। फिर से पढ़ रहा हूं मैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए नाम का, जैसे कि ये वाला। हमें अब आगे चल के ए के निकालना है। के मतलब के की वैल्यू 2 होगी तो आप A2 निकाल लोगे, है ना। के की वैल्यू 3 होगी तो आप A3 निकाल लोगे। चलो हम A2 के लिए ही लेके चलते हैं। आपके पास एक A दिया हुआ था, आप A2 निकाल रहे हो, तो इस A2 के जो निकलने के बाद ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा, है ना। ये क्या कह रहा है, देन ए के आई जे, यानी A2 का जो आई जे वैल्यू होगा, मान लो ये वाला, ये आपको क्या एंट्री देगा। ये आपको डायरेक्ट समझने में दिक्कत आए तो आप एग्जाम्पल से देखो। सबसे पहले मुझे ये थोड़ा सा जूम घटाना पड़ेगा। देखो आपके पास एक मैट्रिक्स जो है ए नाम का मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ था। आप A2 निकाले हो, यानी इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई किया है। फाइनली आपको ये आंसर मिलेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये V1 V2 V3 V4, V1 V2 V3 V4, बाकी सब जगह तो 1 1 ही थे। यहाँ पे एक नंबर आया है 2 नाम से। जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 2 निकल के आएगा। इस 2 का मतलब क्या है, वही यहाँ पे ये कह रहा था, ए के आई जे। ये 2 का मतलब क्या है, ये 2 क्यों आया, क्योंकि V2 को हमने V4 से किया है। ये कह रहा है कि V2 से V4 के लिए जाने के लिए टोटल 2 रास्ते हैं। आप यहाँ पे नोट पढ़ भी सकते हो। V2 to V4 there is 2 path of each length of 2 edges। V2 से V4 के पास जाने के लिए आपके पास टोटल 2 रास्ते हैं, और उन दोनों ही रास्तों में टोटल 2 एजेस आएंगे। चलो देख लेते हैं। V2 से V4, यहां आ जाओ। ये रहा हमारा V2 और ये रहा हमारा V4। आपको इसमें V2 से V4 के लिए पाथ ढूंढना है, ठीक है। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ टोटल पाथ कितने होंगे। एक तो डायरेक्ट पाथ ये वाला ही है, ठीक है। इसमें टोटल एज कितने आए, 1। ऐसा करते हैं, इसमें नंबरिंग कर देते हैं ताकि मैं लिखने में आसान हो जाए। इस एज का नाम है 1, इस एज का नाम है 2, इस एज का नाम है 3, इस एज का नाम है 4, इस वाले का नाम है 5, और इस वाले का नाम है 6, और ये वाला एज का नाम है 7, है ना, लिखने में आसानी हो जाए। देखो V2 से V4 के लिए जाने के लिए एक एज है, वो कौन सा है, 6 एज। अगर आप नंबर 6 वाले एज को पकड़ लो तब भी आप V2 से V4 जा सकते हो। तो एक पाथ तो ये हो गया, और भी पाथ ढूंढने हैं अपने को। दूसरा पाथ जो है वो ये वाला हो सकता है, यानी हमने उसमें आया 1 और 2 नंबर का एज, ठीक है। और भी पाथ हो सकते हैं, ये वाला पाथ देखो, 4 और 7, 4 और 7। और कोई पाथ होगा क्या, एक ये वाले पाथ का पेयर हो गया। और भी पाथ ढूंढो, 6 3 7, 6 3 7, ये एक पाथ हुआ। और कोई पाथ है, सर 4 3 6 2। देखो 1 और 2 भी तो है, 1 और 2 तो खैर ले लिया। कौन सा बता रहे हो, 2 3 6
नहीं, 2 तो ये वाला है ना, यहाँ पे डायरेक्ट कैसे पहुंचोगे? 2 3 और नहीं 6 नहीं, नहीं 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 नहीं, मैंने ये नंबरिंग किया ना, यहाँ से यहाँ पहुंचना है। 5 और 2। चलो ठीक है, अपने को इससे मतलब था, अपन यहीं पे फोकस करते हैं। अब आप देखो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे पाथ निकालना था एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस की तरफ जाने का। और इसमें भी एक कंडीशन है कि वो जो पाथ होंगे ना, उसमें टोटल 2 एजेस आने चाहिए। तो V2 से V4 के लिए ऐसे 2 पेयर बन रहे हैं। एक तो ये वाला लाइन ले लो आप, दूसरा ये वाला पाथ ले लो आप। तो ऐसे टोटल कितने पाथ हो गए? एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है। ठीक है, अब नीचे आके देखते हैं। तो ये जो आपने A2 निकाला था, उस A2 में ये वाला जो 2 है वो वही बता रहा है कि आप बिना डायग्राम बनाए भी, अगर आपके पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, तो आप उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो अगर खुद में, यानी आपने A2 निकाल लिया, तो आप उसकी मदद से ये बता सकते हो कि 2 ऐसे पाथ होंगे जिसमें टोटल एज कितने होंगे? 2। ये A2 का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ एजेस। सिमिलरली अगर आपने इसमें एक और बार मल्टीप्लाई किया, A3 निकाला, A3 में भी यहाँ पे 2 आएगा। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना। इस 2 का मतलब क्या है कि V2 से V4 जाने के लिए टोटल 2 ऐसे रास्ते हैं जिनमें 3 एजेस आएगा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से दोनों के लिए बता रहा हूँ। V2 से V4 जाने के लिए 2 रास्ते हैं जिसमें 2 एजेस आएंगे, और वो रास्ते ये वाले हैं। आप ऊपर के डायग्राम में देख लेना। अगर आपने A3 निकाला तो ये क्या बता रहा है आपको? V2 से V4 जाने के लिए 2 रास्ते हैं जिनमें टोटल एजेस आएंगे 3। यानी पहले रास्ते में भी 3 एज आएगा, दूसरे रास्ते में भी 3 एज आएगा। यानी आपसे अगर डायरेक्टली पूछ दिया जाए सिर्फ एडजेसेंसी मैट्रिक्स देकर कि भाई इसमें ये बताओ कि इस नोड से दूसरे वाले नोड में 2 एजेस से अगर मुझे पाथ बनाना हो तो टोटल कितने ऐसे पाथ होंगे, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ये वाला तो हमने देख लिया था, चलो 3 एज वाला देखते हैं। उस डायग्राम में ऐसा 3 एज ढूंढते हैं जिसमें हमें वो मिल जाए। या तो चलो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये डायग्राम देख लो आप, नोट करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। मुझे V2 से V4 के लिए ऐसे 2 पाथ बताना है जिसमें टोटल 3 एजेस आएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मुझे सॉल्व करके बताना। तो ये तो था हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उस ग्राफ के लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, आज आप लोग घर पे जाओ, आराम से इसको फिर से रिवाइज करो। कुछ टर्म्स जो मैंने ऊपर सिंपल ग्राफ, ट्री, एडजस्ट, कंप्लीट ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ के बारे में बताया, तो ये मैंने अपनी तरफ से कुछ सिंपल बताए हैं, लेकिन बहुत सारे टर्म आते हैं। वॉक क्या होता है, पाथ क्या होता है, ए साइक्लिक क्या होता है ना, इस तरह के बहुत सारे टर्म हैं। वो आप लोग खुद से तैयार करोगे क्योंकि एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। मैं सारे सिंपल टर्म्स यहाँ नहीं बता सकता, कुछ आपके लिए भी है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स और लिंक्ड लिस्ट की मदद से आपको वो सॉल्व करना होगा। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमने देखा एडजेसेंट नोड क्या होते हैं। अगर उस एक नोड से दूसरे नोड की तरफ पाथ है, भावना प्लीज अपने आप को साइलेंट कर लो। अगर एक नोड से दूसरे नोड की तरफ पाथ है तो हम कहेंगे कि वो एडजेसेंट नोड है।